नमस्कार, मैं शिव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं द प्रिंट के इस साप्ताहिक कार्यक्रम सॉफ्ट कवर में, जिसमें हम हर हफ्ते किसी एक खास किताब पर बात करते हैं और उनके लेखक को बुला करके उस पर हम विस्तृत चर्चा भी करते हैं। आज जिस किताब पर हम बातचीत करने वाले हैं वो सावरकर पर बेस्ड है, जिसे लिखा है उदय माहुरकर जी ने। ये किताब हम आपको दिखा देते हैं। ये है बुक, और बुक का नाम है वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे। ये जो दूसरा सेंटेंस है इसको खास तौर पे आप ध्यान दीजिएगा, जो भारत का विभाजन रोक सकते थे। इस पर हम जरूर बात करेंगे उदय माहुरकर जी से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, अपने कॉन्वर्सेशन की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। आपने लिखा है जो भारत का विभाजन रोक सकते थे। कैसे? सावरकर की क्या क्या रोल था और क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से विभाजन नहीं रुका? थोड़ा विस्तार में इसका मैं जवाब दूंगा, उत्तर दूंगा। देखिए, सावरकर करीबन 13-14 साल तक वो कठोर कारावास में रहे, ये सभी जानते हैं। पहले अंडमान में करीबन 10 साल और बाद में रहे वो रत्नागिरी जेल में। हाँ, वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। रत्नागिरी जेल से वो बाहर आए, ये शर्त रखेगी उनके सामने कि आप रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे और कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो 13 साल वहां पे उन्होंने अस्पृश्यता निवारण का बहुत बड़ा काम किया और 1937 में उनको पूर्ण रूप से छूट दी गई कि आप आजाद नागरिक हैं और आप जो चाहे वो कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी भाग ले सकते हैं। तो वीर सावरकर के सामने पॉलिटिकल रास्ता खुला 1937 के अंदर, है ना। और कांग्रेस के 3 बड़े नेता, उसमें से एक सुभाष चंद्र बोस, उनको न्योता दिया कि भाई आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। उस टाइम कांग्रेस में भी नरमपंथी का एक चलता था मामला, है ना। तो सावरकर के जो विचार थे, एक रेडिकल विचार थे, खास करके कास्ट सिस्टम के बारे में, अस्पृश्यता निवारण के बारे में। उनके जो पूरी एक सोच थी, उसको लेके कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगा कि वो आएंगे तो पार्टी को बल मिलेगा, तो उनको इनवाइट किया गया। उन्होंने नहीं कह दिया, उन्होंने इस न्योते को नकार दिया। तो कहा वो जानने लायक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी है, उसका वापस आना नामुमकिन है। तो भारतवर्ष में हिंदू हकों को हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना, ये देश के साथ धोखाधड़ी है। और मैं ये जो पाप हो रहा है उसका मैं ये पूरी पापिष्ट बात चल रही है, उसका मैं भागीदार नहीं बनूंगा, हिस्सा नहीं बनूंगा। हाँ। तो उनके सामने अब रास्ता बहुत कम रह गया। हिंदू महासभा एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो हिंदू इंटरेस्ट पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। ये नहीं था कि हिंदू महासभा और उनके व्यूज एक थे हर चीज के अंदर, शायद भिन्न भी रहे होंगे, लेकिन उन्होंने तय किया कि मैं हिंदू महासभा ज्वाइन करूंगा। कब किया? जब बीएस मुंजे, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, भारत के इतिहास में बहुत बड़े व्यक्ति थे, इतिहास ने उनको भी काफी अन्याय किया है मैं मानता हूँ, उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी। उन्होंने कहा कि अगर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हो तो मैं अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार हूं। और ऐसे सावरकर ने ज्वाइन किया हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में दिसंबर 1937 में, है ना। परिस्थिति क्या थी उस टाइम पे? विभाजन हो सकता है इसके संकेत पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई को नहीं दिखाई दिए, सिर्फ सावरकर को ही दिखाई दिए। वो तो शायद मुंजे को दिखाई दिए होंगे, समझे कैसे सर? क्योंकि जिन्ना ने कैसे 1930 के अंदर सर मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा के रचयिता, उन्होंने, वो बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो एक राष्ट्रवादी थे। जब उन्होंने ये राष्ट्रवादी गाना लिखा और बाद में वो बहु इस्लामवादी बन गए थे, पैन इस्लामिस्ट बन गए थे। जी, पता है। और बाद में वो मुस्लिम लीग ज्वाइन कर गए थे। 1930 का जो मुस्लिम लीग का जो सेशन था प्रयागराज में, इलाहाबाद में, वहां उन्होंने कहा कि भविष्य में आज का पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में
भविष्य में मुसलमान की एक अलग भूमि में देख रहा हूँ। एक तरीके पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान होने वाला है इसका उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। ठीक है। 1932 के अंदर रहमत अली चौधरी नाम के एक शख्स जलंधर, मेरे ख्याल से जलंधर पंजाब के मुसलमान थे वो, और ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। तो उन्होंने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उस टाइम पे उन्होंने पेपर फ्लोट किया मुसलमानों के लिए, खास करके नाउ और नेवर। ये मौका है कि भारत के मुसलमान हिम्मत करके अगले देश की डिमांड रख दें ब्रिटिश क्राउन के सामने और हिंदुओं के सामने, वरना दूसरा मौका मिलेगा नहीं। और उस टाइम पे उन्होंने पहली बार शब्द यूज किया पाकिस्तान। हाँ, फर्स्ट टाइम नाम उन्होंने दिया पाकिस्तान, रहमत अली चौधरी ने। रहमत अली नहीं दिया था। और इस पूरे विचार को शेप दिया जिन्ना ने और देना शुरू कर दिया 1935 के आसपास। ठीक है। 1936 के अंदर सिंध प्रांत, सिंध जो आप जो प्रांत गिनते हैं उस टाइम पे गिनते थे हम, वो दिल्ली मुंबई प्रांत का भाग था। मुंबई स्टेट जो थी, मुंबई प्रेसिडेंसी, उसका भाग था सिंध। ओके। 1936 में सिंध को अलग किया गया। अच्छा। जब सावरकर जैसे ही बॉम्बे से उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी ना, उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, तो बॉम्बे अलग प्रांत बनाया गया। हाँ, ठीक है। ये सिंध की बात इकबाल 1930 में कर चुके थे जी। भविष्य में जो पाकिस्तान बनेगा सिंध उसका भाग रहेगा, जो नया देश बनेगा मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए। तो सावरकर जब 1937 में जब पॉलिटिकल फील्ड में आए उस टाइम में उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने कहा कि सिंध को मुंबई प्रांत से अलग करना और अलग प्रांत बनाना ये एक एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। ओके। तो वी सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान आ रहा है इस बात को उन्होंने भांप लिया। और 1936 का उनका 1937 का उनका जो स्पीच है जिसको तोड़ा मरोड़ा जाता है, ये कहते हैं कि देयर आर टू नेशंस लिविंग विद इन इंडिया, वन मुस्लिम एंड वन हिंदू, वो भी बड़ा तोड़ मरोड़ के कहा गया है। हाँ, उन्होंने कहा था, और वो जो स्टेटमेंट है वो आधा लिया गया है। ओके। उन्होंने उसी स्पीच में उन्होंने परिकल्पना जो की थी वो एक सेक्युलर नेशन की थी। उसे उन्होंने कहा है कि हिंदू महासभा लॉन्ग्स फॉर ए सेक्युलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था उन्होंने, सेक्युलर नेशन वेयर ऑल रिलीजियंस ऑल कास्ट विल हैव इक्वल राइट्स। आप देखिए कि मीडिया और कुछ लोगों की किस टाइप का उनका जो एक वो है कि उसको वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसको वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि इट इज ए डिजीज। हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही है, तो कांग्रेस इसको सरेंडर होती जा रही है, उसके सामने ये दो नेशन जैसी परिस्थिति खड़ी हो रही है। उन्होंने जबरदस्त प्रयास किए उन्होंने भारत के विभाजन को रोकने के। कैसे किए? कांग्रेस को वार्न करते रहे कि आपकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है उससे ही मुस्लिम लीग को बल मिल रहा है, इसको आपको रोकना पड़ेगा वरना हम विभाजन के डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने भारत की प्रजा को बार बार आगाह किया कि मुस्लिम लीग का जो ये स्ट्रेटेजी है उसके अंदर ट्रैप होती जा रही है कांग्रेस। देखिए फॉर एग्जांपल 1937 का उनका जो स्पीच था जब वो अध्यक्ष बने हिंदू महासभा के, है ना, कर्नावती मतलब अहमदाबाद के सेशन में, उस टाइम उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम को कर्टेल करने की या सेक्रीफाइस करने की डिमांड मुसलमानों की तरफ से उठ चुकी है। वंदे मातरम ये मूर्ति पूजा है और ये हम नहीं गाएंगे, मुसलमान इसको नहीं गा सकते। उस टाइम पे जो रुख था कांग्रेस का सरेंडर होने का वो सावरकर भांप चुके थे और कहा कि भले कांग्रेस अभी अड़ग है इस बात पे कि हम वंदे मातरम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन आप देखना कर लेंगे। मुस्लिम लीग को काउंटर किया है कि भारत एक देश है, एक देश की बात की मुस्लिम लीग के सामने। मुस्लिम लीग कहती थी कि इंडिया इज ए इट कंप्राइजेस सेवरल नेशनलिटीज, उसको उन्होंने तोड़ा उस बात को। उन्होंने कांग्रेस को वार्न किया, उन्होंने कांग्रेस को कहा कि आप मुस्लिम लीग की जो स्ट्रेटेजी है, सेपरेटिस्ट स्ट्रेटेजी, उसको सरेंडर हो रहे हो मुस्लिम की कम्युनल डिमांड्स को एक्सेप्ट कर करके। तो तीसरा उन्होंने भारत की प्रजा को आगाह किया कि भारत के लोग जागो वरना पार्टीशन इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये कैंपेन उन्होंने कई साल तक चलाया
मतलब 1945 तक चलाया उन्होंने। और मैं आपको बता दूं कि 1945 में उन्होंने अखंड हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के अंदर। अच्छा। भारत के विभाजन को रोकने के लिए, ओके। है ना। और उसके अंदर भारत के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, राधा कुमुद मुखर्जी, उस समय बड़े इतिहासकार, श्रीनिवास शास्त्री, ऐसे बड़े बड़े लोग देश के, रामायण चटर्जी, उस टाइम के इंडिया टुडे जैसी एक पत्रिका आती थी, जर्नल थी, मॉडर्न रिव्यू, उसके एडिटर, ये सभी सावरकर के साथ में थे। अच्छा। ये कोई रूप से कोई हिंदुत्ववादी नहीं थे, पर वो ये मानते थे कि सावरकर देश का विभाजन रोकने का प्रयास कर रहे हैं और हमें सावरकर को मजबूत करना चाहिए, उसमें साथ देना चाहिए। उसके सामने क्या आवाज सुनिए आप। 1940 के अंदर 23 मार्च को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया अपने लाहौर सेशन के अंदर, ये कहते हुए कि भारत के मुसलमान भारत में नहीं रह सकते, उनको अपनी अलग भूमि चाहिए। ठीक है। क्या होता है, कांग्रेस को उसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस का विरोध कैसा लूला विरोध है आप देखिए। गांधी जी 6 अप्रैल 1940, सिर्फ 15 दिन के अंदर एक लेख लिखते हैं। उसमें वही लिखते हैं, वो विरोध करते हैं पार्टीशन का, है ना, पर लास्ट में ये लिखते हैं कि भारत के अगर 8 करोड़ मुसलमान भारत में रहना नहीं चाहते भारत के साथ, तो मैं उनको कैसे रोक सकता हूं। एक तरीके से उनके दरवाजा खोल दिया। जी जी। क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस को क्या करना चाहिए था, क्योंकि गांधी जी की बात आप देश इस बात को याद रखे, जिस दिन भारत के विभाजन की डिमांड मुस्लिम लीग ने रखी, उस दिन कई मुसलमान देश में ऐसे थे जो पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे। जिन्ना के विरोध में कई मुसलमान खड़े थे, अलग अलग कारण होंगे उनके, तो विरोध कर रहे थे। कांग्रेस को क्या करना चाहिए था, कांग्रेस को एक एंटी पाकिस्तान फ्रंट बनाना चाहिए था, जिसमें कांग्रेस, हिंदू महासभा और ऐसे मुस्लिम नेता जो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं उनको साथ में लेना चाहिए था। उसके जगह कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस से सिर्फ जिन्ना से डील किया। गांधी जी जिन्ना को 17 बार मिलने गए, 17 बार विभाजन को रोकने के लिए, और जिन्ना उनको एक भी बार मिलने नहीं आया। और प्यारेलाल गांधी जी के सेक्रेटरी वो लिखते हैं कि जब हम गांधी जी को जिन्ना को मिलने जाते थे बंबई में उनके घर पे, तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता था गांधी जी के साथ। जो सहायक होते थे वहां पे उनके बंगले पे, they used to misbehave with them। ये बात उन्होंने लिखी हुई है, समझे आप। तो कहने का मतलब कि सावरकर ने एक छोटी सी पार्टी के अध्यक्ष होते हुए भी जबरदस्त प्रयास किए भारत के विभाजन को रोकने के। अब मैं आपको इस प्रश्न का उसका दूसरा जो भाग है उसका आपको मैं उस पे प्रकाश डालना, वो क्यों हार गए। वो एक छोटी सी पार्टी के नेता थे और उनकी जो फॉलोइंग थी वो लिमिटेड थी। दूसरी साइड पे कांग्रेस की जबरदस्त फॉलोइंग थी। गांधी जी जैसे बड़े नेता उनके साथ में थे, जिनके साथ भारतीय प्रजा जुड़ी हुई थी, है ना। दूसरा, जब 1945 का इलेक्शन आया, भारत के विभाजन के पहले का लास्ट इलेक्शन, मतलब ब्रिटिश भारत का लास्ट इलेक्शन, 2 इलेक्शन थे। एक तो था सेंट्रल असेंबली का इलेक्शन, दूसरा था प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन। ये जो इलेक्शन आया उस टाइम पे कांग्रेस ने बहुत बड़ा धोखा किया देश के साथ में। कांग्रेस 1942 के अंदर पार्टीशन का रिजोल्यूशन पास कर चुकी थी, ये कहते हुए कि जो प्रांत भारत में रहना नहीं चाहते उनको छूट होगी। तो गांधी जी ने जो 1940 अप्रैल में जो लेख लिखा कि भाई जो अगर 8 करोड़ मुसलमान देश में रहना नहीं चाहते तो मैं कैसे रोक सकता हूं, उसको एक तरीके से ऑफिशियल स्वीकृति दी कांग्रेस ने 1942 के अंदर, ये कहते हुए प्रोविंसेस which don't want to remain part of India will have the right to do so। Okay। तो वो तो विभाजन को मान चुकी थी, लेकिन जब 45 का इलेक्शन आया तब कांग्रेस ने देखा कि हिंदू महासभा को एक बहुत अच्छा रिस्पांस पब्लिक की तरफ से मिल रहा है। कांग्रेस को लगा कि कहीं हिंदू महासभा हमारे लिए खतरा भी बन सकती है, तो कांग्रेस ने पूरी ट्यून चेंज कर दी। कांग्रेस ने कहा कि हम अखंड हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे। जो कांग्रेस करीबन 2 या 3 साल पहले ही
विभाजन को एक्सेप्ट कर चुकी थी, उसे मात्र इलेक्शन जीतने के लिए अपना स्वर चेंज किया। सावरकर बोलते रहे कि ये कांग्रेस का पॉलिटिकल गिमिक है, और कृपलानी जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड पे हैं ये कहते हुए 1945 के इलेक्शन के डिक्लेरेशन के बाद कि ये स्ट्रेटेजी बढ़िया है, अखंडता हिंदुस्तान वाली, इससे हम इलेक्शन जीत जाएंगे, बल भी हमको ठीक लगे हम करेंगे। ऑन रिकॉर्ड है ये कृपलानी का स्टेटमेंट, समझे आप? तो गांधी जी जैसे कहावत कदावर नेता, कांग्रेस का ट्यून चेंज करना, इससे जो हिंदू महासभा है वो बुरी तरह से हार गई 1945 के इलेक्शन में, और फलस्वरूप जो सावरकर ने कहा था वही हुआ, विभाजन हो गया। मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो पूरी कोशिश की इन कारणों से वो रोक नहीं, एकमात्र नेता तो पूरी कोशिश की। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगा, पाकिस्तान आ रहा है, सावरकर सब में पहले थे उसको पहचानने वाले, साथ में मुंजी होंगे, और तीसरे व्यक्ति थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। वो भी मुस्लिम तुष्टिकरण के नीति के बहुत बड़े विरोधी थे, और वो तीसरे व्यक्ति थे जिनको जो ये बहु इस्लामवादी मुसलमानों के जो रणनीतिकार हैं, वो तीन व्यक्तियों को झांसा नहीं दे पाए, एक सावरकर, एक मुंजे और एक अम्बेडकर जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल जैसे हिंदुत्व की बात बहुत होती है, आप सुनेंगे न्यूज में भी हमेशा हिंदुत्व की बात होती है, तो क्या है सावरकर का हिंदुत्व और आज जो जिस हिंदुत्व की बात होती है, क्या उससे कोई डिफरेंस है? या आरएसएस का जो हिंदुत्व है और सावरकर का जो हिंदुत्व है उसमें क्या डिफरेंस है? सावरकर के और आरएसएस के हिंदुत्व में कोई खास डिफरेंस नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी की जो विजन सावरकर की थी, वो विजन कोई के पास नहीं आज भी। पर हम दूसरे पहले क्वेश्चन को डील करेंगे अपन। ज्यादा हिंदुत्व का सवाल है, सावरकर और आरएसएस में कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन अभी जो हिंदुत्व खेला जा रहा है उसमें और सावरकर के हिंदुत्व में फर्क है, समय मानता हूं। अच्छा, क्या फर्क है? ठीक है, फर्क ये है कि 1939 के अंदर जब शिया मुसलमानों ने लखनऊ के एक प्रस्ताव पास किया कि जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा। ओके। बड़ा देशभक्ति से भरा हुआ रेजोल्यूशन था वो, समझा? सावरकर ने जब पेपर में पढ़ा, सावरकर ने उसको उसका स्वागत किया पब्लिकली, प्लस वो जो नेता थे शिया के जो मेन नेता थे, नाम बोल रहा हूं मैं उनका, उनको लेटर लिखा। अच्छा। कि ये आपका जो प्रस्ताव है उसका मैं स्वागत करता हूं, ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक जेन्युइन प्रस्ताव है, और अगर ऐसे प्रस्ताव आते रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता मुमकिन है, ऐसा स्टेटमेंट इश्यू किया उन्होंने। साथ में एक स्टेप और आगे गए, उस प्रस्ताव के अंदर दो भाग थे, एक था गौ के संदर्भ में, दूसरा था उस टाइम पे हिंदुओं के जुलूस निकलते थे मस्जिद के पास से, तो उसको लेके काफी कम्युनल दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे उस समय। तो ये जो मुसलमानों का रेजोल्यूशन था उसमें ये कहा गया कि अगर मुसलमानों का जुलूस निकलता है हिंदुओं का मस्जिद के पास से, तो मुसलमान उसका विरोध नहीं करेंगे। सावरकर ने अपने उस लेटर में लिखा, उस नेता का जो लेटर लिखा उसमें उन्हें कहा कि ये बड़ा जेन्युइन प्रयास है आपका, मैं भी हिंदुओं को कन्विंस करूंगा कि जानबूझ के मुसलमानों को उत्तेजित करने के लिए जुलूस मस्जिद के पास से न निकाले। बहुत अच्छा, इतना जेन्युइन उनका प्रयास था, आप समझे? तो अभी जो मामला चल रहा है कि महदंश भारत की प्रजा सावरकर के हिंदुत्व को स्वीकार करती है, लेकिन जरूर एक क्राउड जरूर है जो पूरे मुस्लिम समाज को एक तरीके से कम्युनल के रूप में पेश कर रहा है। मेरा मुद्दा अलग है। मेरा मुद्दा ये है कि आज भी कश्मीर में हर 10 दिन के अंदर एक मुसलमान को आतंकवादी मार देते हैं। हर 10 दिन में एवरेज आप देखें तो महीने में 2 या 3 मुसलमान मरते हैं कश्मीर के अंदर। किसके लिए मर रहे हैं वो? किसके लिए अपनी जान दे रहे हैं? भारत के लिए दे रहे हैं। तो हमें उन मुसलमानों के लिए जगह रखनी पड़ेगी। हमें ब्रिगेडियर महावीर चक्र उस्मान, परमवीर चक्र हवलदार हमीद, अशफाकुल्लाह खान,
इब्राहिम खान गार्दी मराठा के जो तोपची थे, मराठा तोप आर्टिलरी इंचार्ज जो थे पानीपत की लड़ाई में, तीसरी पानीपत की लड़ाई में जो मराठों को वफादार रहे थे वो, और जो मुसलमान आज मर रहे हैं, भले संख्या कम हो उनकी, भारत के लिए उनके लिए जगह हमें रखनी पड़ेगी, वरना ये हिंदुत्व की गलत परिभाषा है। समझे? तो ये इस मायने में थोड़ा फर्क है। हाँ, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जो मुस्लिम, देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मुस्लिम तुष्टीकरण का एक असली स्वरूप आपको जानना पड़ेगा, जिससे उत्तेजित होके हमारे हिंदू एक क्राउड मुसलमानों के ऊपर बरस पड़ा है, उसको आप समझना पड़ेगा। देखिए भारत का विभाजन हुआ, भारत के जो मुसलमान थे उनको अपना अलग देश मिल गया, ठीक है, और वहां के हिंदुओं को मुसलमानों ने मार मार के निकाल दिया, जिसकी फिगर्स जो स्पष्ट कहती हैं कि आज के पाकिस्तान में जितने हिंदू थे 1947 के अंदर, उसके मुकाबले सिर्फ 8 या 10% रह गए, और कम है फिगर, और भी कम। और बांग्लादेश में जितने मुसलमान थे, हिंदू थे आजादी के 1947 में, उसके मुकाबले में 30% भी कम रह गए, शायद 20 या 25% होंगे, है ना। और यहाँ हिंदू बरकरार है, मुसलमान बहुत कम मुसलमान पाकिस्तान गए, ज्यादातर मुसलमान भारत में रह पाए, समझे ना। तो आपको समझना पड़ेगा, फिर भी जिस तरीके से गोडसे, गांधी जी को गोडसे ने मार दिया, है ना, उसके बाद में वो जो एक पूरा दुर्भाग्यपूर्ण एक एपिसोड हुआ, उसका लाभ उठा के कांग्रेस के अंदर वो जो एलिमेंट था जो प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स खेलना चाहता था, उसने एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जारी रखी। देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से ही भारत का विभाजन हुआ था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके जैसे नेताओं ने वही नीतियां आजाद भारत में जारी रखी। 1957 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के कहने से कांग्रेस ने केरला में मुस्लिम लीग के साथ एक चुनावी गठबंधन किया, मतलब वही पार्टी जिससे भारत का विभाजन करवाया था 10 साल पहले, उसके साथ ही गठबंधन किया, समझे ना। मतलब किस टाइप का मुस्लिम तुष्टीकरण था कांग्रेस का, इसका आप अंदाजा लगाइए। सर जो दूसरा एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि सावरकर की पार्टीशन की बात मुस्लिम तुष्टीकरण की बात को पूरी तरह से काहे बिगर नहीं कही जा सकती, समझा आप। देखिए भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या रही, 1921 के अंदर एक खिलाफत रेजोल्यूशन कांग्रेस ने पास किया था गांधी जी की प्रेजेंस में। उसमें यह कहा गया था कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिलीजियस ऑब्लिगेशंस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। आजाद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रख के तय की जाएगी। और आप देखें कि 1948 में आज के इजराइल का गठन हुआ, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट रिजोल्यूशंस, जो एक पहला रिजोल्यूशन पास किया इजराइल ने, वो ये कहते हुए किया कि भारत में यहूदियों को जो आसरा मिला और जो ट्रीटमेंट मिला, अच्छा ट्रीटमेंट, उसके लिए हम भारत की प्रजा और भारत को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसी समय क्रिश्चियन और मुसलमानों ने जबरदस्त अत्याचार यहूदियों पे किए 2000 साल तक। तो पहले दिन से इजराइल हमारा नेचुरल एलाई था, वो देश जो टेक्नोलॉजी हमारे हमसे आज भी कई गुना आगे है कई चीजों के अंदर, समझे। तो ऐसे देश को हमने वो जो खिलाफत का रेजोल्यूशन पास किया था, समझे आप, भारत की विदेश नीति भारत मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को लेके चलेगी, उसको ध्यान में रखते हुए वैसी पॉलिसी चली। और 1990 के दशक में नरसिम्हा राव ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ भारत के कायम किए। मतलब 44 साल तक भारत और भारत के दुश्मन पाकिस्तान की नीति इजराइल के लिए एक ही थी। सर जो खिलाफत आंदोलन चला था उसमें तो
जिन्ना ने भी इस बात को कहा था गांधी जी से कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण है और आप कहीं ना कहीं एक मुस्लिम जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ाएंगे इससे। तो जिन्ना ने विरोध किया था, लेकिन मैं इसमें एक और बात तरह से जोड़ना उनका सेकुलर फेस सामने आ रहा था उसको लेकर के। इतने सेकुलर जितना आप मानते हैं, जरूर विरोध किया था ना, कुछ मार्क्स मिलने चाहिए। मैं तो बात कह रहा हूँ, लेकिन 1916 देखिए, भारत में मुस्लिम तुष्टिकरण का पहला दाखला भारत में हुए 1916 का लखनऊ पैक्ट, है ना। लखनऊ पैक्ट के टाइम पे गांधी जी नहीं थे। लखनऊ पैक्ट हुआ था तिलक की लीडरशिप में। उसको ड्राफ्ट करने वाले थे तिलक के राइट हैंड मैन जिन्ना। उसके अंदर यही चीजें कही गई थी जो आज कही जाती है। तो मुसलमानों को मुख्य धारा में रखना हो तो उनको स्पेशल प्रिविलेज देने चाहिए, समझा। तो जिन्ना इज द पार्शियल ऑथर ऑफ लखनऊ पैक्ट। तो जिन्ना इतने बड़े लिबरल नहीं थे जो दिखाए जाते हैं, पर हाँ, उन्होंने खिलाफत का विरोध किया था, इसमें कोई ना नहीं कह सकता। मतलब आपका यह है कि उन्होंने लिबरलिज्म का उस समय दिखावा किया था एक तरीके से, ये कह सकते हैं। देखिए, इसमें और अध्ययन करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं आप बताइए, आप ही खुद सोचिए कि आज भी ये कहा जाता है कि मुसलमानों को मुख्य धारा में रखने के लिए उनको कुछ रियायतें देनी चाहिए। वही बात जिन्ना कर रहे थे उन लखनऊ पैक्ट के अंदर। आप समझ रहे इस बात को? तो जिन्ना का जो लिबरल चेहरा है वो इतना लिबरल है जितना हम मानते हैं। अच्छा सर, आपने अपनी इस बुक में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मेंशन की है। आपने लिखा कि जो भगत सिंह की किताब है, जिसको लोग मानते हैं भगत सिंह की लिखी हुई, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, वो मूलतः भगत सिंह की लिखी हुई नहीं थी और वो वामपंथियों की एक साजिश है, ऐसा आपने लिखा है। तो ये कैसे आप मतलब इस बात को क्यों कैसे कह रहे हैं? उसका कहीं उसका उसमें जवाब है, उस किताब में इस प्रश्न का जवाब भी उसमें है कि वहां पे उनकी कोई हस्तलिखित उनकी ये किताब मिलती नहीं है कहीं। भाई उनके ज्यादातर हाथ लिखित है, उनका हस्तलिखित है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो 5 किताब मिली उनके पास से, उसमें से एक किताब ये थी। बाकी सावरकर की 1857 इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी मिली थी, है ना। उसकी काफी सराहना की थी भगत सिंह ने, है ना। भगत सिंह ने मरने के टाइम रब की बात की है, रिलीजन के रब मतलब रिलीजन पंजाबी में, उसकी बात की हुई है, समझे आप। दूसरा कि भगत सिंह का परिवार जो था वो दयानंद सरस्वती के हिंदुत्व से बड़ा प्रभावित था। अच्छा। सिख पंथ के अंदर भी अलग अलग टाइप के कलर्स थे, समझो आप। उसमें एक था जो दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित था, और वो खुद भी दयानंद सरस्वती के स्कूल में पढ़े हुए थे, आर्य समाज के स्कूल में पढ़े। उनके स्कूल का नाम भी यही है, दयानंद या दयानंद सरस्वती, ऐसा नाम है विद्यालय उनके स्कूल का, समझे ना आप। तो ये सभी प्रमाणित करते हैं, एक तरीके से इस बात को बल देते हैं कि भगत सिंह को एक तरीके से कम्युनिस्टों ने हाईजैक कर दिया। दूसरा, मेरे भी इस किताब में ये इसका भी उल्लेख है कि जब रत्नागिरी में थे सावरकर, उस टाइम पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, क्योंकि राजगुरु तो पुणे के ही थे, है ना, ये छुप के सावरकर को मिलने गए थे रत्नागिरी। अच्छा, इसका भी उल्लेख है उस किताब में, आप समझे। इसके लिए काफी प्रमाण है इस बात को बिलीव करने के लिए। मैं तो मानता ही हूं कि भगत सिंह को एक तरीके से कम्युनिस्ट लोगों ने उसको हाईजैक कर लिया, एविडेंस को मैनिपुलेट करके, तो या क्रिएट करके। जी, इसको अगर प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो है अगर हम उससे जोड़ें, तो अभी हाल ही में केजरीवाल का एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि हम भगत सिंह की औलाद हैं और बीजेपी के लोग सावरकर की औलाद हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब वो सावरकर की बिल्कुल धोखाधड़ी है समाज के साथ में। सावरकर और भगत सिंह एक ही थे, इसके कई प्रमाण मौजूद है। आपको देखिए, सावरकर जो है वो भारत की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक है। उसके पास वो दृष्टि है जो कोई के पास नहीं। मैं सावरकर को कहता हूँ नॉस्ट्रेडमस ऑफ इंडिया, इसलिए कि भारत में जो भी आपत्ति आए गए 60 साल के अंदर, वो मुस्लिम तुष्टिकरण हो, वो पाकिस्तान हो, वो चाइना हो, वो आसाम का प्रॉब्लम हो, सभी की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने आज से 60 से 80 साल पहले कर दी थी। सावरकर अगर हमारी युवा पीढ़ी के एक विचारक के रूप में प्रस्थापित हो जाते हैं, तो जो लोग विभाजित भारत पे जीते हैं, जो लोग हिंदू प्रजा को डिवाइड करके और मुसलमान और क्रिश्चियनों के वोट लेके जीतते हैं, जो एक भारत होना नहीं देना चाहते, उनके लिए खतरा है। इसके लिए कई पैतरे खेले गए हैं, खास करके 10-20 साल के अंदर सावरकर को रोकने।
क्योंकि सावरकर अगर भारत की युवा पीढ़ी के अगर प्रतीक बन जाते हैं तो उनको जो भारत के सामने जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, जो जो अड़चने हैं, वो उनको आर पार दिखाई देगी। और जो लोग विभाजित भारत में जिनका पोषण है, ऐसी पार्टियां जो हिंदू मतों का ध्रुवीकरण पोलराइज करके और मुसलमान मतों को लेके जीतती है, ऐसी आइडियोलॉजीज जो भारत को एक देखना नहीं चाहती, उनके लिए तो खतरा ही है सावरकर, समझिए आप। तो वो जो 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 श्री केजरीवाल का जो स्टेटमेंट है उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखता, जो भगत सिंह को जो तैयार किया गया है वो उसी कारण किया गया है कि भगत सिंह को कोई के जो भी राष्ट्रवादी है उसके सामने फेंक दिया और उसको सेक्युलर स्वरूप दे दिया गया है। सूडो सेक्युलर स्वरूप, सेक्युलर नहीं, सूडो सेक्युलर। जी, जैसा आप बता रहे हैं, जो आपने सावरकर के बारे में जितनी दूसरा मैं आपको बताऊं एक और बात, लेनिन की सराहना जो भगत सिंह ने की थी वो सावरकर ने भी की है भाई। इसलिए की है कि उस टाइम पे एक अलग माहौल था। लेनिन एक इंपीरियलिज्म के सामने एक बहुत बड़े एक लड़ायक के रूप में देखे जाते थे। और लेनिन की सराहना सावरकर ने भी की है 1930 के दशक में। उस टाइम पे कम्युनिज्म का ये चेहरा हमारे सामने नहीं था। आप समझ रहे हो इस बात को? लेकिन जैसे सावरकर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, अस्पृश्यता आंदोलन उन्होंने अनटचेबिलिटी मूवमेंट चलाया, इक्वल टर्म्स जी, ऑन इक्वल टर्म्स। हाँ, तो वो तो ऑन इक्वल टर्म्स ही होना चाहिए, वो तो अंडरस्टूड है। 1938 में जब लाहौर में गए वीर सावरकर, तो उनको लोगों ने पूछा कि आप और जिन्ना धर्म के आधार पे देश को तोड़ने पे क्यों तुले हो? उस टाइम पे सावरकर ने जो जवाब दिया वो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा, मैं और जिन्ना एक ही पर वाले पक्षी नहीं है, but जिन्ना इज फॉर मोर एंड मोर कंसेशन फॉर मुस्लिम्स, आई एम फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। मैं समान अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्या पीएम मोदी की राजनीति जो है या जो हिंदुत्व का विचार वो रखते हैं उससे कहीं साम्य आप पाते हैं इन दोनों में, सावरकर के विचार? बिल्कुल, मैं देख पाता हूँ उस बात। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो मेरा तो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर, मेरा जो इंट्रोडक्शन उसका हेडिंग ये है, डॉन ऑफ द सावरकर एरा। सावरकर एरा का उदय, मतलब 370 हटाना, ये डॉन ऑफ द सावरकर एरा है। आप समझे? ऐसे कई स्टेप्स जो लिए उन्होंने, है ना। मतलब देखिए, कुछ हिंदुओं का एक तबका जरूर उल्टा सीधा बोल के एक तरीके से एंटी मुस्लिम अपने जो फीलिंग्स व्यक्त करता होगा, उसका कारण भी मैंने आपको बताया। जो मुस्लिम तुष्टिकरण करा 60 साल का, उसका एक गुस्सा भरा हुआ है हिंदू समाज के एक तबके में। इसके लिए वो गुस्सा बाहर आ रहा है, समझे ना अभी। लेकिन जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, मैंने उनका जो आइडियोलॉजिकल माइंड है उसको मैं करीबन 3 दशक से जानता हूं। मैंने उनके चीफ मिनिस्टर के रूप में जो उन्होंने जो कार्यकाल था उनका गुजरात का, उसको मैंने कवर किया हुआ एक पत्रकार के रूप में। और मैं स्पष्ट मानता हूं कि उनकी जो नीतियां हैं वो देश को एक करने की है, मुसलमानों को दूर करने की नहीं। अच्छा सर, अंबेडकर जी की बड़ी आत्मीयता थी सावरकर से। जब उनके ऊपर केस था तब भी वो जाकर के अगली पंक्ति में वहां कोर्ट में बैठते थे और उनको बचाने के लिए लगे हुए थे। तो क्यों थी आत्मीयता? मतलब ऐसा क्या अंबेडकर जी सावरकर में क्या ऐसा देखते थे कि इतना ऐसा था कि दोनों के विचार में बहुत एक तरीके से सिमिलरिटी थी, घनिष्ठता थी दोनों के विचारों में। कास्टलेस सोसाइटी की बात थी, उसमें थी, है ना, मुसलमान के मुद्दे पे थी, समझे ना। और मेरे ख्याल से 90% विषयों पे उनके विचार एक थे, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, विचार एक, मुसलमानों के मुद्दे पे या अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी? जो भगत सिंह के साथ हुआ वही अंबेडकर जी के साथ हुआ है। वही जिस तरीके से ये पूरा क्राउड भगत सिंह जी को हाईजेक कर गया, वैसे अंबेडकर के बाबा साहब को भी हाईजेक कर गया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिन सामाजिक मुद्दों पर आप कह रहे हैं कि अंबेडकर और उनके विचारों में 90% साम्य था, तो सिर्फ मुसलमानों के मामले में या हर सामाजिक मुद्दे पे जो विचार थे अंबेडकर के और सावरकर के वो सेम थे? सभी सामाजिक मुद्दों पे। हाँ, क्योंकि कास्टलेस सोसाइटी की बात सावरकर ने की है, कास्टलेस सोसाइटी की बात अंबेडकर ने की है। हाँ, क्योंकि इन्होंने भी अस्पृश्यता आंदोलन चलाया था, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, तो वो कहीं ना कहीं समानता थी।
नहीं नहीं, वो आंदोलन कैसे चलाया था? देखिए, गांधी जी का भी योगदान कम नहीं है। जहां तक अस्पृश्यता निवारण का सवाल है, गांधी जी का भी मॉडल बड़ा बड़ा इंक्लूसिव मॉडल है, अच्छा मॉडल है ना। उसको कोई 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 देशभक्त आदमी उसका विरोध नहीं कर सकता। लेकिन सावरकर का भी कंट्रीब्यूशन है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। सावरकर कैसे करते हैं? गांधी जी ने दोनों के रास्ते अलग अलग थे, रास्ते अलग अलग गांधी थे। जी ने तो जैसे कि सावरकर ब्राह्मण थे, है ना। सावरकर जनोई धारण करके दलितों को जनोई देते थे। रत्नागिरी के अंदर कई दलितों को उन्होंने जनोई पहनाई। समझा? उनका एक रास्ता अलग था, उनका एक हेड ऑन रास्ता था सामने जाके लड़ने का। गांधी जी का रास्ता थोड़ा सा इंक्लूसिव था। रास्ते अलग अलग थे, लेकिन दोनों का एक भारत भारत हिंदू समाज के अंदर इस टाइप की विषमताएं हैं, इस टाइप की इनइक्वालिटीज को दूर करना, वो दोनों की भावना थी जी। लेकिन गांधी जी ने जो अस्पृश्यता आंदोलन चलाया था, जो अनटचेबिलिटी मूवमेंट था, उसके बारे में तो काफी लोग जानते हैं, सबको ऑलमोस्ट पता है। लेकिन काफी लोगों को पता है कि सावरकर ने भी अस्पृश्यता आंदोलन चलाया था, हिंदू मुस्लिम एकता की बात। क्योंकि एक जो कहते हैं ना कि जो पिक्चर पेंट की जाती है, उसमें ये दिखाया जाता है कि उनका जो हिंदुत्व था वो काफी कट्टर था, और इसलिए वो कट्टर हिंदुइज्म की बात करते थे। इस तरह की पॉलिटिकल एरिना में इस तरह की पिक्चर्स पेंट की जाती हैं। देखिए, तुम्हारी बात, सावरकर की हिंदुत्व की किताब अपन ले लें, उन्होंने किताब लिखी, हिंदुत्व की किताब लिखी, जो उनका मैग्नम ओपस है, समझे ना। तो देखिए, जो लोग भारत को एक देखना नहीं चाहते, वो बहु इस्लामवादी हों, वो बहु क्रिश्चियनवादी हों, पैन इस्लामिस्ट या पैन क्रिश्चियन थॉट्स वाले, ठीक है ना, वो हमेशा भारत को एक एक विभाजित रूप में दिखाना चाहते हैं कि यहाँ तो अलग अलग स्टेट्स हैं, ये तो अलग अलग यहाँ पे रिलीजियंस हैं, अरे अलग अलग नेशनलिटीज हैं, है ना, अलग अलग यहाँ पे तो भाषा अलग अलग है। लेकिन भाषा भले अलग हो, लेकिन सावरकर ने उस किताब में कहा है कि उसको जोड़ती हुई एक कली है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक दशहरा मनाया जाता है। गुजरात से कामरूप तक दुर्गा पूजा होती है, सभी जातियों में होती है। तो उन्होंने कहा है कि भारत इज वन नेशन, और वन नेशन बनाने के जो तत्व हैं, जो तत्व डिफाइन करते हैं कि वन नेशन, वो यूरोप के कई देश जो अपने आप को वन नेशन कहते हैं उनसे ज्यादा है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन लास्ट पन्ने पे क्या कहा था उन्होंने? लास्ट पन्ने पे उन्होंने कहा था, अपने उस पुस्तक का लास्ट पन्ना पढ़ना बहुत जरूरी। उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा कि हिंदुओं की जो ताकत है, हिंदुत्व की जो ताकत है, उसका सामना पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। के साथ में डिफाइन करते हैं उस टाइम पे, मतलब मैं भारत देश के रूप में देखता हूं इसको। भारत देश उन लोगों से कैसे डील करेगा जो उसका उसका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, प्राधान्य स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत का जो बिहेवियर है, उनसे जो भारत की जो उनसे जो रिलेशन होंगे, वो गीता में जो लिखा गया है या गौतम बुद्ध ने जो कहा है उस पर आधारित होंगे, उससे अलग नहीं होंगे। तो आज श्री नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी वैसी है। यूएसआईडी के प्रेसिडेंट जो आई थी अभी, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने ये कहा कि भारत ने भी लोन दिया है श्रीलंका को, चाइना ने भी दिया है, पर चाइना ने श्रीलंका को चूस लिया। भारत ने एक उदारता के आधार पे, माता के आधार पे दिया हुआ है लोन, समझे ना आप। तो ये बात मोदी सरकार भी इसको फॉलो कर ही रही है। तो मोदी सरकार जो अभी एजेंडा फॉलो कर रही है, वो एजेंडा काफी हद तक, करीबन पूर्ण रूप से सावरकर की आइडियोलॉजी के साथ बिल्कुल जेल करता है। सावरकर जो कह रहे थे, जो कहा था, वही मोदी सरकार आज कर रही है, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, ऐसा मेरा मानना है जी। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ बातचीत की। ये थे हमारे साथ उदय माहूरकर जी, जिन्होंने सावरकर पर ये किताब लिखी है, और हम आपसे इस चीज को रेकमेंड करेंगे कि आप इस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि तमाम सावरकर के उन पक्षों के बारे में भी इसको पढ़ करके आपको जानकारी मिलेगी जो कि अदरवाइज आपको शायद नहीं पता हो। तो इसी के साथ हम आज का अपना इस साप्ताहिक जो एपिसोड है इसको खत्म करते हैं, और अगले हफ्ते हम फिर किसी एक खास किताब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे सॉफ्ट कवर में। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए, मुझे शिव कुमार पांडे को और हमारी पूरी टीम।
नमस्कार।